हेलो क्रशर्स, वेलकम टू डे 18। आज हम देखने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 2, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। हम स्टार्ट करेंगे सरफेस टेंशन होती क्या है, किस तरीके से सरफेस टेंशन का फोर्स लगता है, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। फिर हम देखेंगे सरफेस एनर्जी क्या होती है, किस तरीके से अगर हमारा सरफेस एरिया चेंज होता है बबल का साइज कम या ज़्यादा करने से, किसी भी और कारण से, तो एनर्जी किस तरीके से चेंज होती है। और उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमारे पास बबल या ड्रॉप होता है तो उसमें प्रेशर किस तरीके से अंदर की तरफ बढ़ जाता है, और उस पे बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। हम कुछ स्पेशल केसेस भी देखेंगे जैसे कि डबल बबल, और उसके बाद हम आ जाएंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट पे, जहाँ पे हम पता करेंगे कि वेटिंग फ्लूइड क्या होते हैं और नॉन वेटिंग फ्लूइड्स क्या होते हैं। उसके बाद हम कैपिलरी एक्शन के भी बहुत सारे सवाल देखने वाले हैं। फिर आता है पार्ट विस्कोसिटी। विस्कोसिटी होती क्या है, किस तरीके से विस्कोसिटी को डिफाइन किया जाता है, बेसिक क्वेश्चंस क्या होते हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे हमारे स्टोक्स लॉ पे, जहाँ पर हम टर्मिनल वेलोसिटी पता करेंगे और उसके किस तरीके से क्वेश्चंस यूजुअली होते हैं, ग्राफ भी उसका हम देखने वाले हैं। फिर हम आ जाते हैं पॉजिज इक्वेशन और उसके एक ही तरीके के सवाल होते हैं। और लास्ट में हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक बचता है रेनॉल्ड्स नंबर, जिसके तो आई डोंट थिंक इस लेवल पे कोई क्वेश्चन होता है, वो यूजुअली इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा आता है। यहाँ पर हमें उसकी बस बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सारी की सारी चीज़ें इसी सिंगल वीडियो में देख लेंगे। मेरा नाम विक्रांत किरार है और अब इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सरफेस टेंशन होती क्या है। सरफेस, पहली बात तो अगर हम पानी की बात कर रहे हैं तो सरफेस की अलग से बात क्या कर रहे हैं, क्या सरफेस कुछ अलग होती है। देखो, हमें पता है जितना भी हमारे पास पानी है, पानी के सारे मॉलिक्यूल्स हो या फिर कोई भी फ्लूइड है, उसके सारे मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल होते हैं। और हर मॉलिक्यूल पहली बात आपस में फोर्सेस लगाते हैं। तो जैसे ये मॉलिक्यूल इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, उसके पास जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सब आपस में खींच रहे होंगे। और इन फोर्सेस को बुलाया जाता है कोहिसिव फोर्सेस। आपस में एक ही तरीके के मॉलिक्यूल्स को आपस में खींचते हैं, उसको बोलते हैं कोहिसिव फोर्सेस। अब पहली बात ये सवाल होता है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही क्यों है। हो सकता है ना ये यहाँ से एक दूसरे को रिपेल भी कर रहे होते। अगर वो वाकई रिपेल कर रहे होते तो यहाँ से उड़ के चला जाता, यहाँ से भाग जाता, सब भाग जाता। इस तरीके से हमारे पास फिर फ्लूइड नहीं होता, फिर वो गैस बन के इधर दूर कहीं भाग जाते, राइट, रिपल्शन अगर होता तो पहली बात तो इनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसको हम बोलते हैं कोहिसिव फोर्सेस। कोहिसिव मतलब एक ही तरीके के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन का फोर्स लगाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कोहिसिव फोर्सेस। अब यहाँ पे दो हम कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स को। कैसे? एक हो जाएगा हमारे पास सेंटर में, जिसको हम बोलते हैं बल्क, दिस इज नोन एज बल्क, और ये हो जाता है हमारे पास सरफेस। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, जो बल्क है, बल्क में अगर मैं बात करूं, कोई भी मेरे पास इस तरीके से मॉलिक्यूल है तो उसके ऊपर जो कोहेसिव फोर्सेस लगेंगे वो इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से लगेंगे, और ये सारे के सारे फोर्सेस आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। हमारे पास ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है। सरफेस पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सरफेस पे देखो, कोई भी मॉलिक्यूल है तो उसके ऊपर कुछ फोर्सेस इधर लग रहा होगा, कुछ इधर लग रहा होगा, कुछ इधर लग रहा होगा। या फिर ये कॉर्नर वाले को देखो तो मैं इस पर कुछ इधर फोर्स लगेगा, कुछ इधर लगेगा, कुछ इधर लगेगा, तो इसको मैं ड्रॉ भी कर सकता हूँ। यहाँ पे ये देखो, ये ऐसे है, कुछ ये ऐसे है, कुछ ऐसे है। और यहाँ पर अभी मुझे दिख रहा है कि इसके ऊपर नेट फोर्स 0 नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इसके पास कुछ टेंडेंसी है, ये अंदर आना चाहता है, राइट। तो हमारे पास एक्चुअली आप देखोगे तो सभी जो सरफेस पे हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बल्क में आना चाहते हैं, कोई भी सरफेस पे नहीं रहना चाहता है। तो हमारे पास यहाँ पे थोड़ी सी डायनेमिक्स चेंज हो जाती है। अब इसके बाद क्या होगा, ये एक उसकी तरह बन जाएगा, कोई गुब्बारे की तरह आप या मेम्ब्रेन की तरह समझ सकते हो, जो श्रिंक होना चाहती है, राइट। सरफेस श्रिंक होना चाहती है, और यहाँ पर अगर ये श्रिंक होने की कोशिश करेगा, ये भी अंदर आएगा, ये भी अंदर आएगा, सब अंदर आएंगे, तो हम देखते हैं कि ये एक स्फेरिकल शेप ले लेती है। अगर ये हमारे पास इस तरीके से एक परफेक्ट क्यूब थी तो अब ये परफेक्ट स्फीयर बनना चाहती है ना। तो यहाँ से हमारे पास इस तरीके से ट्रांजिशन हो जाता है। और इस ट्रांजिशन में एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि देखो, जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ थे उतने ही मॉलिक्यूल्स यहाँ पर होंगे, तो हमारे पास वॉल्यूम सेम रहता है। तो इस चीज़ को हम लिख लेंगे सेम वॉल्यूम। और जब इस तरीके से मॉलिक्यूल्स अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, यहाँ पे हम फाइनली देखते हैं कि हमारे पास जो एक्चुअली स्फीयर है उसका सरफेस एरिया इसके सरफेस एरिया से कम होता है। तो इस चीज़ को भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लिख लेते हैं लेसर एरिया, लेसर एरिया। तो सरफेस टेंशन को इस तरीके से भी बताया जाता है कि सरफेस टेंशन के कारण फ्लूइड अपना सरफेस एरिया रिड्यूस करना चाहता है। वॉल्यूम तो रिड्यूस हो नहीं सकता, सिर्फ सरफेस एरिया रिड्यूस हो सकता है, तो उसको रिड्यूस करने की कोशिश होती है। अच्छा, चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर भी फोर्सेस को ड्रॉ कर लेते हैं, इसके जो भी सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं।
अगर बल्क में किसी मॉलिक्यूल की मैं बात करूँ, इस तरीके से यहाँ पे मॉलिक्यूल है, तो उसके ऊपर एक फोर्स इधर लग रहा होगा, एक इधर लग रहा होगा, एक इधर लग रहा होगा, एक इधर लग रहा होगा, सब कैंसिल आउट हो रहे हैं। सरफेस वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अभी भी देखो उनके ऊपर इस तरीके से फोर्स लग रहा होगा। ये लेफ्ट राइट वाले तो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे ऐसे। अब सबके सब अंदर आना चाहते हैं, तो ऐसे समझो एक कोई मेम्ब्रेन है जो श्रिंक होना चाहती है, और श्रिंक होना चाहेगी तो अंदर कंप्रेस करने की कोशिश करेगी, कंप्रेस करने की कोशिश करेगी तो अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। खैर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना सकता हूँ। यहाँ से देखो इस तरीके से इस पर फोर्स लगा होगा, इधर फोर्स लगा होगा, इधर फोर्स लगा होगा, इधर फोर्स लगा होगा, इधर फोर्स लगा होगा। नेट फोर्स की बात करूँ तो मैं नेट फोर्स को सेंटर की तरफ हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर एक और इस तरीके से फोर्स आ जाएगा, वो होगा पी एक्सेस। अंदर हमारे पास एक्चुअली प्रेशर ज़्यादा होता है, उसकी कैलकुलेशंस भी हमें करनी है, और उसके कारण इस तरीके से फोर्स लगता है, ये बैलेंस आउट हो जाता है। यहाँ पर भी वो चीज़ हो सकती है, लेकिन फिर भी ये भी परफेक्टली सिमेट्रिक नहीं है, तो इवेंचुअली ये सिमेट्री में आना चाहती है। वो स्फेयर की टेंडेंसी होती है कि वो स्फेयर में अपने आप को चेंज कर लेगी। ऑलराइट, सरफेस टेंशन को बोलने का और एक तरीका हो जाता है, सरफेस टेंशन के कारण कोई भी फ्लूइड है वो अपना शेप क्यूब से हटा करके स्फेरिकल शेप की तरफ आने की कोशिश करता है, या फिर हम बोल देंगे कि सरफेस टेंशन के कारण कोई भी फ्लूइड अपना सरफेस एरिया रिड्यूस करने की कोशिश करता है। अब सरफेस टेंशन को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, फोर्स की कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है, ये सारी चीज़ें भी देख लेते हैं। सरफेस टेंशन इसे डिफाइन किया जाता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब यहाँ पे कौन सी लेंथ की बात हो रही है, कौन से फोर्स की बात हो रही है? तो मान लो हमारे पास इस तरीके से वाटर की एक बॉडी है, और वाटर में यहाँ पे हमारे पास बल्क है, ये हमारे पास एक सरफेस है ना, इसको काटा हुआ है, तो इसकी अभी मैं बात नहीं करूँगा। अगर मैं इस सरफेस पर बात करूँ तो यहाँ कौन से फोर्सेज लग रहे हैं, तो देखो यहाँ पे अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन इस तरीके से ड्रॉ करूँ, लेट्स से ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो इस लाइन पर कुछ फोर्सेज लगेंगे, किस डायरेक्शन में लगेंगे? सरफेस इस पर फोर्स लगाती है, देखो ऐसे फोर्स लगा देगी, ऐसे फोर्स लगा देगी, ऐसे फोर्स लगा देगी, लेकिन दूसरी तरफ भी इस तरीके से फोर्स लगेगा, है ना, क्योंकि सिर्फ एक तरफ फोर्स लग रहा होता तो वो लाइन इस तरफ मूव करने लग जाती, तो उस पर दोनों तरफ बराबर फोर्स लगता है। और वो फोर्स लगता कितना है, तो हमारे पास जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होती है उसी को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ L, या फिर अगर मुझसे फोर्स पूछा जाए तो उसकी वैल्यू हो जाएगी T टाइम्स L। सरफेस टेंशन की यहाँ से हमारे पास यूनिट क्या जाती है, ये हो जाती है न्यूटन पर मीटर, है ना। इस तरीके से आप इसको बात कर सकते हो। पहली बात तो ये चीज़, यहाँ पर ये जो लाइन है अभी ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में मतलब उस पर इधर भी उतना ही फोर्स लग रहा है, इधर भी इतना ही फोर्स लग रहा है, इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पर मान लो एक रॉड है मेरे पास, तो रॉड पे इधर भी फोर्स लगेगा, इधर भी फोर्स लगेगा, सरफेस इसको इस तरीके से फोर्स लगा रही होगी। अगर मान लो मैं यहाँ पर कोई डिटर्जेंट डाल दूँ तो उसके कारण सरफेस टेंशन की वैल्यू कम हो जाती है। सरफेस टेंशन कम हो जाएगी तो ये वाला फोर्स कम हो जाएगा। उस केस में हम एक्चुअली देखते हैं, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि ये रॉड इस तरफ मूव भी करने लगती है। ऑलराइट, अब मान लो हमारे पास इस तरीके से एक वायर का स्क्वायर बना रखा है हमने, और स्क्वायर को हमने सोप सोल्यूशन में डुबो दिया और इस तरीके से वापस निकाल दिया, तो हमारे पास एक्चुअली एक फिल्म यहाँ पर बन जाती है। इसको हम बोलते हैं दिस इज अ फिल्म। फिल्म किस चीज़ की है? दिस इज सोप सोल्यूशन फिल्म, सोप सोल्यूशन फिल्म। अब सोप सोल्यूशन की ये जो फिल्म है, इसको देखो, ये वाले छोटे से सेगमेंट को अगर मैं यहाँ पर जूम इन करके देखूँ तो हमारे पास ये है उसका वायर। यहाँ पर थोड़ा सा जो लिक्विड है वो बहुत ही पतली सी फिल्म होती है, लेकिन उसको भी आप जूम इन करके देखोगे ना, मॉलिक्यूलर लेवल पे जाओगे तो हमारे पास ऊपर एक सरफेस बनती है, नीचे भी एक इस तरीके से सरफेस बनती है। और यहाँ पर अब इस वायर पे आप देखोगे तो देखो सरफेस इस तरीके से यहाँ पर फोर्स लगा रही होगी, यहाँ पर भी इस तरीके से सरफेस फोर्स लगा रही होगी। तो इस वायर के ऊपर एक्चुअली इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता है ना, जिसको छोटा करने की कोशिश करेगा, और वो इस तरफ मूव नहीं कर सकती क्योंकि ये रिजिड है, लेकिन उस फोर्स को हम मेजर भी कर सकते हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो फोर्स जो लगने वाला है, फोर्स की वैल्यू आएगी, पहले तो मुझे इसके डायमेंशन पता होने चाहिए कि भाई ये वाली लेंथ कितनी है, L। फोर्स की वैल्यू हो जाएगी टेंशन इनटू लेंथ L, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 2 से, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली 2 सरफेस होती हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है कहाँ पर 2 सरफेस होती हैं, कहाँ पर सिंगल सरफेस होती है। इस चीज़ को आपको ध्यान रख के चलना होगा, बहुत जगह ये चीज़ में कारण आप गलती कर सकते हो। तो ये मैं लिख देता हूँ, दिस इज बिकॉज 2 सरफेसेस।
है ना। यहाँ पर भी हमारे पास इस तरीके से फोर्स लगता है, यहाँ पर भी हमारे पास फोर्स लगता है। फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है फोर्स इज इक्वल टू टी टाइम्स एल, ये लगेगा फोर्स इज इक्वल टू टी टाइम्स एल, और टोटल फोर्स की आप बात करोगे इस पे जो इस तरफ लग रहा है वो होता है 2T बाय एल। इस पर बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। A thin liquid film formed between a U-shaped wire and a light slider supports a weight of 1.5 into 10 raised to power minus 2 Newton. See figure, तो हमारे पास ये फिगर है। The length of the slider is 30 सेंटीमीटर and its weight is negligible. तो ये हमारा स्लाइडर है और इसका खुद का वजन हमें नहीं मानना है। The surface tension of the liquid film is, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहली बात तो मुझे ये बताओ इसका जो ये U शेप है क्या उससे फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे ये U होता है, यहाँ पे इस तरीके से A बना होता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखो हमारी ये जो स्लाइडर है ये बेसिकली एक रॉड है, और इसको मैं अगर क्रॉस सेक्शन देखूंगा तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ दिखाई देगी। यहाँ पर दो सर्फेसेज हैं जो इसके ऊपर सरफेस टेंशन का फोर्स लगाएंगी। नीचे हमने यहाँ पर कुछ वेट लटका रखा है, ये वाला फोर्स, उसका mg की वैल्यू ही हमें दी हुई है डायरेक्टली। फोर्स को आपको बैलेंस करना है क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है। बस वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखो यहाँ पर इसके ऊपर एक फोर्स लगा होगा T इंटू एल, यहाँ भी फोर्स लगा होगा T इंटू एल, जहाँ पर L क्या है, दिस इज आवर लेंथ L, दिस इज आवर लेंथ L, है ना। और यहाँ पर नीचे की तरफ फोर्स लगा होगा हमारे पास इसके ऊपर वेट, कितना इसके ऊपर वेट लगा है, W इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 न्यूटन। क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू टी एल इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2। यहाँ से हमें t की वैल्यू पता करनी है तो उसकी वैल्यू आती है 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 अपॉन 2 इंटू लेंथ कितनी है, लेंथ थी 30 सेंटीमीटर, तो आपको उसको लिखना पड़ेगा SI यूनिट में लाने के लिए 0.3, ये कट जाएगा इस तरीके से 5, और इसकी वैल्यू आ जाती है 5 डिवाइडेड बाई 2 यानी 2.5 यानी 0.025 न्यूटन पर मीटर। ऑप्शन नंबर डी इज आर करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल सवाल होते हैं सरफेस टेंशन में, बस हमें गलती करने का स्कोप क्या होता है, हमें देखना है कि भाई दो सर्फेसेस यहाँ पे बन रही है। जब भी फिल्म होती है तो वहाँ पे दो सर्फेसेस होती हैं, इसलिए 2 का फैक्टर आना बहुत ज़रूरी है। A drop of liquid of density rho is floating half immersed in a liquid of density sigma। तो हमारे पास यहाँ पे एक ड्रॉप है, इसकी डेंसिटी जो हमें दी हुई है वो है रो, और इस लिक्विड की डेंसिटी दी हुई है हमें सिग्मा, एंड द सरफेस टेंशन इज इतना, तो इसकी सरफेस टेंशन भी हमें दी हुई है टी। ऑलराइट, द रेडियस ऑफ द ड्रॉप इन सेंटीमीटर विल बी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो ये इसके ऊपर फ्लोट कर रही है, इसका मतलब पहली बात ये इक्विलिब्रियम में होगी। इसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, एक फोर्स इसके ऊपर यहाँ पर लग रहा होगा mg का, ठीक, यहाँ पर इसके ऊपर आप नीचे इस तरीके से बना सकते हो mg लगा होगा। दूसरा यहाँ पर सरफेस टेंशन ने कुछ फोर्स लगाया होगा। अब सरफेस टेंशन किस तरीके से फोर्स लगता है, फोर्स लगता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो कौन सी लेंथ की बात हो रही है यहाँ पे, देखो हमें अगर पता करना है फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, उसकी वैल्यू हो जाएगी T इंटू एल। सरफेस टेंशन तो हमें दी हुई है, लेंथ कौन सी, तो यहाँ पे देखो सरफेस एक्चुअली ये एक इस तरीके से लेंथ बनी होगी, सभी जगह यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हमारे पास इस तरीके से सरफेस टेंशन के कारण ऊपर की तरफ फोर्स लगा होगा। आपको इसको 3 डायमेंशन में थोड़ा विजुलाइज करना पड़ेगा इस तरीके से, तो मैं सिर्फ यहाँ पे बना रहा हूँ। एक्चुअली फोर्स सब जगह इस तरीके से लगा होगा, और ये टोटल लेंथ कितनी हो जाती है, क्या कोई मुझे बता सकता है। ये जो टोटल लेंथ होती है वो हो जाती है 2πr। 2πr को आप t से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको फोर्स मिल जाएगा सरफेस टेंशन का यही वाला, राइट। और अब आपको फोर्सेस को बैलेंस करना है। एक और फोर्स है जो कई बार गलती से यहाँ पे छूट जाता है, भाई इसके ऊपर बॉयंट फोर्स भी तो लग रहा होगा। आपको करना है Fmg शुड बी इक्वल टू फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन प्लस फोर्स बॉयंट। अब आपको बस ये काम करना है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारे पास देखो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारे पास mg। mg को मैं लिख देता हूँ डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम v टाइम्स
जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन के कारण ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, वो कितना लग रहा है, उसकी वैल्यू हो जाएगी टी इंटू लेंथ कितनी है 2 पाई आर प्लस बॉयंट फोर्स। अब बॉयंट फोर्स क्या होता है, रो वी जी। यहाँ पे रो होती है लिक्विड की डेंसिटी, वी होता है वॉल्यूम डिस्प्लेस। तो यहाँ पर कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, अगर इसका पूरा वॉल्यूम था वी तो हमारे पास जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है वो उसका हाफ हो जाएगा v/2, और ग्रेविटी तो एज इट इज़ है ही चाहिए। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जाती है सिग्मा इंटू वी डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स जी। अब इस चीज़ को आप दूसरी तरफ ले जाओगे तो हमारे पास आ जाता है वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूँ 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ग्रेविटी भी बाहर आ जाएगा। डेंसिटी की वैल्यू कितनी है, डेंसिटी रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू टेंशन टी इंटू 2 पाई आर। यहाँ पर देखो पाई से पाई इस तरीके से कट जाएगा, आर से ही कट जाता है, आर स्क्वेयर बस हमारे पास बचता है। अगर मैं सारी की सारी वैल्यूज रख दूँ तो आर स्क्वेयर की वैल्यू मेरे पास इस तरह बच जाती है, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 3t डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर देखो 2 से यहाँ पे भी 2 कट जाएगा, हमारे पास बचता है 3t डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी नीचे आ जाएगा, और साथ में हमारे पास आ जाता है 2 रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से ये 2 कट जाता है, इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ जाती है 3t। टेंशन की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर सेंटीमीटर। अब यहाँ पर इन्हें फिर से गड़बड़ कर दी, न्यूटन पर सेंटीमीटर है तो उसको न्यूटन पर मीटर में लेके आना पड़ेगा। हाँ, तो इससे पहले मैं इसको न्यूटन पर सेंटीमीटर में ही लिख देता हूँ, न्यूटन पर सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय हमारे पास जी की वैल्यू है 10, और ये 2 रो माइनस सिग्मा एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा, सेंटीमीटर को एक मीटर से रिप्लेस करना है तो उसको मैं क्या लिख दूंगा, 10⁻⁻² मीटर। ये 10⁻⁻² और ये 10⁻⁻4 ये यहाँ पर इस तरीके से कट जाएगा, हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 7.5, 3 इंटू 7.5 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय 10 2 रो माइनस सिग्मा। अब ये पास हमारे पास सारे के सारे SI यूनिट में आ चुके हैं। ऑलराइट, यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ जाती है, R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस विच इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं 10⁻⁻² को बाहर ले जाऊँ तो अंदर बचता है मेरे पास 3 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 2 रो माइनस सिग्मा। अब 3 इंटू 75 ये क्या है, 25 इंटू 9, 25 इंटू 9 को आप बाहर ले जाओगे तो आ जाता है हमारे पास 15/2 रो माइनस सिग्मा अंडर रूट इंटू 10⁻⁻²। ये हमारे पास मीटर में आया था, तो अब ये बन जाता है हमारे पास सेंटीमीटर, क्योंकि दिस एंड दिस बिकम्स सेंटीमीटर। तो हमारे पास फाइनली आंसर आ जाता है विच इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर हमें देखना क्या था, हमें बस ये देखना होता है कि भाई हमारे पास नीचे लग रहा है mg का फोर्स, ऊपर लग रहा होगा एक सरफेस टेंशन का फोर्स, एक लग रहा होगा बॉयंट फोर्स। किसी एक को भी इग्नोर कर दोगे तो आंसर गलत आ सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पिछले क्वेश्चन के ही बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं। अभी तक हमने क्या देखा था, हमारे पास इस तरीके से एक स्फीयर था, तो यहाँ पर जो सरफेस टेंशन के फोर्सेस लग रहे थे वो इस तरीके से लग रहे थे। यहाँ पर हमने सरफेस टेंशन को किस तरीके से लिखा था, सरफेस टेंशन को हमने लिख दिया था T इंटू 2 पाई आर वॉज इक्वल टू F सरफेस टेंशन। इस केस में क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास जो सरफेस होगी ना, बेसिकली वो इस तरीके से सरफेस होगी, और ऐसे और ऐसे इसके ऊपर फोर्सेस लगेंगे, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, इस तरीके से पूरे में सरफेस टेंशन के ऊपर की तरफ फोर्सेस लग रहे होंगे। ऑलराइट, और टोटल जो फोर्स होगा सरफेस टेंशन का उसको आप कैसे लिख सकते हो, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन विल बी इक्वल टू T टाइम्स लेंथ। लेंथ कौन सी हो जाएगी, ये वाली पूरी की पूरी लेंथ। तो अगर ये हमारे पास लेंथ दी हुई है, लेट्स से दिस वाज D और दिस वाज R, तो हमारे पास सरफेस टेंशन की वैल्यू हो जाती है T इज इक्वल टू 2D प्लस 4R, है ना। इस तरीके से आप देख सकते हो, ये 1R 2R 3R 4R और ये 2D। टोटल आप सरफेस टेंशन इस तरीके से फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो। बॉयंसी कैलकुलेट करना आपको आता है, इस तरीके से बहुत सारे वेरिएशन बनाए जा सकते हैं, सॉल्व कर लेना।
पानी का कोई भी मॉलिक्यूल सरफेस पे नहीं रहना चाहता, ये सरफेस पे कोई रहना ही नहीं चाहता, सबको अंदर आना है, सबको बल्क में आना है। तो अब यहाँ पर किसी को तो रहना पड़ेगा, तो जो रहता है उसको बोलते हैं हम तुम्हें कुछ सरफेस एनर्जी दे रहे हैं। तो हमारे पास जो भी सरफेस होती है, सरफेस क्रिएट करने में हमें कुछ एनर्जी लगती है। इसी को समझने का और एक तरीका देखते हैं। मान लो हमारे पास यहाँ पर एक फिल्म है इस तरीके से। अब अगर फिल्म का कुछ तो अभी यहाँ पर एरिया होगा। मान लो हमने ये वाली जो रॉड है उसको एकदम स्लाइडर को यहाँ तक ले आया, हमारे पास बिल्कुल कोई भी अभी एरिया नहीं है, एरिया की वैल्यू 0 है, कोई सरफेस नहीं है, तो सरफेस एनर्जी भी नहीं होगी। फिर मैं इसको इस तरीके से खींच के लेके आता हूँ, खींच के लाता हूँ यहाँ तक। तो मैंने कुछ वर्क डन किया है, मैंने कुछ वर्क डन किया होगा, तो वर्क डन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एस। अच्छा, यहाँ पर बताओ मुझे फोर्स कितना लगा होगा। देखो यहाँ पर फोर्स लगा होगा, अगर मेरे पास डायमेंशन है, दिस डायमेंशन इज लेट से ए, दिस डायमेंशन इज लेट से बी, तो मेरे पास जो फोर्स लगा होगा इस स्लाइडर के ऊपर, ये भी ए होगा, तो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लगा होगा? ऊपर वाली सरफेस पे लगा होगा टी इंटू ए, यहाँ पर भी इधर फोर्स लगा होगा टी इंटू ए। फोर्स की वैल्यू हो जाती है दिस विल बी 2t इंटू ए। डिस्प्लेसमेंट इसको इधर कराया है कितना? यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इंटू बी, इंटू बी। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है 2 इंटू टी इंटू ए इंटू बी, और उसी को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू टी इंटू एरिया। अब ये जो एरिया है, एरिया एक साइड का था, यहाँ पे एक्चुअली हम देखते हैं कि दो सरफेस बनती है ना, एक सरफेस ऊपर की होगी, एक नीचे की होगी। क्या मैं लिख सकता हूँ वर्क डन पर सरफेस एरिया, उसकी वैल्यू आ जाती है, इसका ही हमारे पास हाफ हो जाएगा, तो वही हो जाएगा टी इंटू एरिया। वर्क डन पर सरफेस इज इक्वल टू टी इंटू एरिया। तो यही जो वर्क हमने किया है, अब मैं इसको यहाँ से खींच के लाऊं, ये वापस इस तरफ आना चाहेगा, और ये फोर्स हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, और वही पोटेंशियल एनर्जी सरफेस एनर्जी बन के उसमें स्टोर होती है। यही है हमारे पास, यही हमें याद रखना है। हमारे पास आ जाता है सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू टी इंटू एरिया। कई बार हमारे पास इस तरीके के सवाल होंगे, बोला जाएगा अच्छा इनिशियली हमारे पास बबल इतना बड़ा था, उसको फुला के और बड़ा कर दिया। तो ऐसे केस में क्या होता है, इनिशियली हमारे पास उसकी कुछ एरिया है, तो उसकी कुछ सरफेस एनर्जी होगी, पर मैंने उसको फुलाया तो मैंने एरिया चेंज कर दिया, तो मैंने उसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी ऐड करी होगी। यहाँ पर हमारे पास एक्चुअली मैं लिखता हूँ उस केस में डेल्टा ऑफ सरफेस एनर्जी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? सरफेस टेंशन तो फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है, टाइम्स एरिया, एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास? इस बार चेंज इन एरिया हो जाएगा। तो हमें जब ज़रूरत पड़ेगी हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। ड्रॉप एंड बबल, ये दो चीज़ें हैं जिससे हम सरफेस टेंशन में बहुत ज़्यादा डील करते हैं। इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, उस चीज़ को हम देख लेते हैं। ये है हमारे पास ड्रॉप, और इस ड्रॉप में क्या होता है, हमारे पास अंदर यहाँ पर फ्लूइड है और बाहर एयर है लेट से। तो यहाँ पर एयर और फ्लूइड के बीच में सिर्फ एक इंटरफेस होता है, और उसी इंटरफेस को हम क्या बोलते हैं? हमारे पास एक सरफेस है। लेकिन अगर मैं बात करूँ बबल की, बबल के अंदर क्या होता है? लेट से ये सोप बबल है, तो यहाँ पर अंदर एयर ट्रैप होती है, बाहर भी एयर है, और ये हमारे पास फ्लूइड है। तो फ्लूइड में हमारे पास देखो बीच में ही फ्लूइड है, इधर भी एक सरफेस होती है, इधर भी एक सरफेस होती है, तो हमारे पास बबल में दो सरफेसेस होती हैं। तो बहुत बार इसी के कारण आपके ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपने ध्यान नहीं दिया कहाँ एक सरफेस है कहाँ दो सरफेस है, तो गड़बड़ हो सकती है। अच्छा, हमने और एक चीज़ देखी थी, अभी हमारे पास सरफेस एनर्जी होती है। सरफेस एनर्जी अगर मुझे यहाँ पर लिखनी है, सरफेस एनर्जी क्या होती है? सरफेस टेंशन इनटू एरिया। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाई एरिया, एरिया के लिए क्या यूज़ करोगे? 4πr²। यहाँ पर सरफेस एनर्जी कितनी हो जाएगी? यहाँ पे सरफेस एनर्जी हो जाएगी T इंटू एरिया। अब एरिया की वैल्यू क्या है? वो जाती है 4πr² टाइम्स 2। इस केस में हमारे पास डबल सरफेस एनर्जी आ जाती है। अच्छा, इन दोनों का रेडियस एक्चुअली थोड़ा थोड़ा अलग होगा, लेकिन ये जो इन दोनों के बीच में गैप होता है वो एक्चुअली बहुत ही पतला होता है, तो आप दोनों को अप्रॉक्सीमेटली r मान के सॉल्व कर सकते हो, इसलिए ये अप्रॉक्सीमेटली ये काम हमारा चल जाता है, हमें एक्चुअली यही यूज़ करना होता है। अच्छा, यहाँ से हमारे पास एक और डेफिनेशन निकल के आती है। सरफेस टेंशन को आप क्या लिख सकते हो? सरफेस एनर्जी
पर यूनिट एरिया, या फिर इसको लिख दो सरफेस एनर्जी अपॉन सरफेस एरिया। तो कई बार सरफेस एनर्जी टेंशन को इस तरीके से भी डिफाइन किया जाता है, आपको बस यही देखना होता है। Work done in increasing the size of a soap bubble from a radius of 3 सेंटीमीटर to 5 सेंटीमीटर is nearly। यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो 3 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक अगर हम उसे बड़ा कर रहे हैं तो बेसिकली हम उसका सरफेस एरिया चेंज कर रहे हैं। अब हम जो वर्क करेंगे उससे उसकी सरफेस एनर्जी में चेंज आ जाएगा। सरफेस एनर्जी में चेंज कितना होता है, वो होता है सरफेस टेंशन टाइम्स चेंज इन एरिया। अब आपको सारी की सारी वैल्यू पता है, यहाँ पर आपको वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखो कैसे आया, हमारे पास वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी टी इंटू चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया कितना है, वो हो जाएगा 4 पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, है ना, मल्टीप्लाई बाय 2 करना मत भूलना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक्चुअली आप देखोगे बबल में 2 सर्फेसेस होती हैं, तो इसी से बहुत बार गलत हो जाता है, हमारे पास 2 सर्फेसेस। बस यही हमें करना था। अब तो सारी वैल्यूज रखते जाओ। सरफेस टेंशन की वैल्यू कितनी दी हुई है, वो है 0.03। सब ऐसा यूनिट में अगर मैं लेके चलूँ इंटू 4 पाई, तो 4 पाई की जगह इसको मैं लिख दूंगा, अभी ये हो गया 8 पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 25 माइनस 9। अब ये चीज़ें थी सेंटीमीटर में, तो इंटू 10⁻⁻4 भी हो जाएगा क्योंकि उसका स्क्वायर है। यहाँ से आप देखोगे 8 इंटू 0.03 हो जाता है 0.24 पाई इंटू 16 इंटू 10⁻⁻4 जूल। हमारे पास ये वैल्यू आने वाली है। सारे के सारे ऑप्शन मिली जूल में है, तो इसको मैं लिख देता हूँ, दिस इज इक्वल टू 0.24 इंटू 1.6 पाई मिली जूल, और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाती है 0.384 पाई मिली जूल, विच इज अप्रॉक्सीमेटली ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। A water drop of radius 1 centimeter is broken into 729 equal droplets. If surface tension of water is इतने 9 per centimeter, अभी ऐसा यूनिट में नहीं है ना, then the gain in surface energy up to first decimal place will be, और ये यूनिट्स हमारी ऐसा यूनिट में, तो हमें एक्चुअली इसको ऐसा यूनिट में कर लेना चाहिए। तो इसको ऐसा यूनिट में कैसे करोगे, पहले देखो सरफेस टेंशन की वैल्यू है 75 डायन पर सेंटीमीटर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 75 1 डायन होता है हमारा 10⁻⁻5 न्यूटन, और सेंटीमीटर होता है 10⁻⁻2 मीटर, तो ये जाता है हमारे पास 0.075 न्यूटन पर मीटर। हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ जाती है। और राइट, ये हमारे पास आ गया। अब देखो हमारे पास एक बड़ी सी इस तरीके से ड्रॉप थी, उसको हमने बहुत सारी छोटी छोटी ड्रॉप्स में तोड़ दिया है। तो क्या लगता है आपको, यहाँ पे एरिया बढ़ा होगा? तो यस, एक्चुअली यहाँ पे एरिया बढ़ जाता है। आप क्या लिख सकते हो, इनिशियली आपका कुछ एरिया था, बाद में फाइनली आपका कुछ एरिया हो चुका है, तो आपको जो सरफेस एनर्जी इंक्रीज करी होगी, हमारे पास चेंज इन सरफेस एनर्जी जो आने वाला है उसकी वैल्यू हो जाएगी T इंटू डेल्टा ए। अब डेल्टा ए कितना हो जाएगा, इसके लिए आप लिखोगे 729 इंटू जो भी इसका एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका भी आप सरफेस एरिया निकाल सकते हो। अच्छा, हमारे पास इसका रेडियस है, लेट से इसका रेडियस है आर, इनका रेडियस है आर। क्या आप इस आर और स्मॉल आर में रिलेशन निकाल सकते हो? देखो यहाँ से यहाँ तक आप गए हो तो आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहने वाला है ना, इसका जितना वॉल्यूम है इन सब का मिलाकर के उतना ही वॉल्यूम रहने वाला है। तो उससे अब आप सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। आपको निकालना है चेंज इन एरिया कितना है। अब वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारे पास टी की वैल्यू आई है 5, चलो टी रहने देता हूँ, अभी फॉर्मूला रख देता हूँ। चेंज इन एरिया कितना हो गया, फाइनली हमारे पास जो एरिया है उसकी वैल्यू हो जाएगी 729 इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर माइनस हमारे पास ओरिजिनली जो एरिया था यहाँ पर वो था हमारे पास 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, इस तरीके से।
अच्छा, मुझे कैपिटल आर तो पता है, स्मॉल आर नहीं पता, तो स्मॉल आर को इक्वेट कैसे कर सकते हैं? हम लिखेंगे वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ से हमें मिल जाता है इसका वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम कितना है इन सब का मिला करके, वो होता है 729 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखोगे ये 4/3 से 4/3 कट जाता है, और ये 729 क्यों लिया गया था? स्पेशल नंबर देखो, ये होता है 9 का क्यूब। 81 इंटू 9 करोगे तो 729 आ जाता है। यहाँ से मुझे पता चल जाता है स्मॉल आर इज एक्चुअली इक्वल टू कैपिटल आर डिवाइडेड बाय 9। अब इसी वैल्यू को मैं यहाँ पे रख दूंगा तो मुझे एक्चुअली अपना आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर वैल्यू आ जाती है डेल्टा एस ई, चेंज इन सरफेस एनर्जी, इज इक्वल टू टी इंटू 4 पाई, और आर स्क्वायर को भी मैं बाहर निकाल सकता हूँ। अंदर बचता है मेरे पास 729 स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस 1। तो ये वाली जो वैल्यू है ये कितनी है? स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, ये हो जाता है 1/9। 1/9 का स्क्वायर करोगे तो ये बचता है सिर्फ 9। 9 माइनस 1, ये हो जाता है हमारे पास 8। इसकी वैल्यू आ जाती है 8 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 32 पाई टी आर स्क्वायर। अब बस हमें वैल्यूज़ रखनी है, तो यहाँ पर देखो 32 पाई, सरफेस टेंशन की वैल्यू कितनी थी, एसआई यूनिट में रखूँगा मैं सबको, तो 0.075, और आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रेडियस था हमारा 1 सेंटीमीटर, तो उसको स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁻⁴ यहाँ पर आ जाएगा। इतने जूल हमारे पास आने वाला है। अब देखो ये वाली वैल्यू तो सभी ऑप्शन में कांस्टेंट है, तो मुझे सिर्फ इसको पता कर लेना ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है। यहाँ से देखो आ जाता है हमारे पास 32 पाई। अब ये है 0.075, 0.75 कितना होता है हमारे पास, 3/4। अब इसमें एक और जीरो आगे लगा दोगे तो ये हो जाता है 3/40। इसको मल्टीप्लाई कर दो 3/40। जैसे ये 3/40 होता है, मुझे यहाँ पर दिख जाता है ये कट जाएगा इस तरीके से 4 डिवाइडेड बाई 5 टाइम्स, और ये आ जाता है 8 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 2.4 पाई। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2.4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल। इसी को मैं अप्रॉक्सीमेटली कर सकता हूँ 2.5 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल, विच इज़ इक्वल टू ऑप्शन नंबर कितना, 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी। और इस तरीके से आप फटाक से एग्जाम में कैलकुलेशंस अप्रॉक्सीमेट कर सकते हो। इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, इसको थोड़ा सा कम कर दिया, दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू लगभग सेम ही रहने वाली है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। और यहाँ 7.5 से आसपास कोई ज़्यादा वैल्यू है भी नहीं है ना। 7.6 ऑप्शन होता तो मुझे सोचना पड़ता। अभी मैं इस तरीके से अप्रॉक्सीमेशन कर सकता हूँ। Assume that a drop of liquid evaporates by decrease in its surface energy so that its temperature remains unchanged. What should be the minimum radius of the drop for this to be possible? The surface tension is T, density of liquid is rho, and L is the latent heat of vaporization. तो देखो सवाल में पूछा क्या है। पहली बात, हमारे पास इस तरीके से कोई ड्रॉप थी। अगर यहाँ से मान लो थोड़ा सा मास इसका इवापोरेट होना है, तो इवापोरेट होने के लिए तो उसको लेटेंट हीट कहीं से तो हमें देनी पड़ेगी। यूजुअली क्या होता है, वो यहीं से थोड़ी सी एनर्जी ले लेती है और बेसिकली इसका टेम्परेचर कम हो जाता है। इसी तरीके से हमारे कूलर्स काम करते हैं, इवापोरेटिव कूलिंग इसको बोला जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि टेम्परेचर कम ना हो, तो इसको एनर्जी कौन देगा? इसको गैस पर तो ऐसे जला करके गर्म नहीं कर रहे। एक्चुअली क्या होगा, इसका साइज छोटा होगा अगर ये इवापोरेट होगा, तो इसकी देखो सरफेस एनर्जी कम होने वाली है। पहले सरफेस एनर्जी कुछ ज़्यादा थी, बाद में सरफेस एनर्जी थोड़ी कम हो गई, और वो जो थोड़ी एनर्जी मिली है उसी का यूज़ करके आप इसको अगर इवापोरेट कर पाओगे तो ऐसा बोला जाएगा कि भाई आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होएगा, आपको कहीं और से एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हमको करना क्या है, जो हमें क्यू नीडेड है ना, वही हो जाएगा चेंज इन सरफेस एनर्जी के बराबर। तो अब यहाँ पर देखो सरफेस एनर्जी में चेंज कितना होता है, क्यू नीडेड चाहिए पहले तो हमें डेल्टा एम, जितना मास इवापोरेट हो गया, टाइम्स लेटेंट हीट इज इक्वल टू चेंज इन सरफेस एनर्जी कितना होता है, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया ए। अब इन चीज़ों को आप पता कैसे करोगे? तो देखो हमारे पास जो मास होता है किसी भी, इसका अगर मास है लेट्स से आर है, तो यहाँ पर मुझे डेंसिटी है, इसका वॉल्यूम मुझे आर से पता चल जाएगा, तो मुझे इसका मास पता चल जाएगा। अगर इसमें मैं छोटा सा चेंज करता हूँ डी आर, तो मुझे छोटा सा डी एम मिल जाएगा।
सिमिलरली अगर मेरे पास यहाँ पर इसका रेडियस है तो मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ। अगर रेडियस में छोटा सा चेंज करूँगा dr तो मुझे छोटा सा चेंज dA मिल जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली आपको dA और dm में कैलकुलेशन करनी है। आप यहाँ पर लिखो dm इन टर्म्स ऑफ रेडियस r और यहाँ पे आपको लिखना है t टाइम्स dA। यही वो इक्वेशन है जिससे आप एनर्जी बैलेंस करा सकते हो और इवापोरेशन हो जाएगा बिना टेम्परेचर चेंज किए। अब बस सब कुछ तो मैंने कर दिया, फिर भी वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो मैं लिख सकता हूँ मास को, मास इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब टाइम्स रो डेंसिटी। यहाँ से dm की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है, देखो इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो ये आता है 3r² बन जाएगा। यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है 4 पाई r² dr टाइम्स रो। सिमिलरली अगर मैं एरिया की बात करूँ, एरिया होता है हमारे पास 4 पाई r²। यहाँ से dA की जो वैल्यू आ जाती है, dA की वैल्यू आ जाएगी 4 × 2 8 पाई r × dr। बस यही वैल्यूज़ हमें इसमें रख देनी है इस इक्वेशन में, तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ जाती है। देखो क्या आ जाता है 4 पाई r² dr टाइम्स रो इंटू लेटेंट हीट इज इक्वल टू सरफेस टेंशन T इंटू dA। dA की वैल्यू कितनी है 8 पाई r dr। देखो क्या क्या कट गया, dr से dr कट गया, पाई से पाई कट गया, 4 से ये कट गया 2 टाइम्स, और एक r से r भी इस तरीके से कट जाता है। हमारे पास बचता है r इज इक्वल टू 2t अपॉन रो l। ऑप्शन नंबर डी इज आर करेक्ट आंसर। सिंपल तरीका था, बस हमें एनर्जी बैलेंस करना था। इसमें समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई थोड़ा सा रेडियस चेंज करेंगे तो थोड़ी सी एनर्जी निकलेगी, वही एनर्जी का यूज़ करके थोड़ा सा मास को इवापोरेट कर देंगे। तो डिफरेंशियल फॉर्म में हमें इक्वेशन लिखनी थी और इस तरीके से आप चीज़ें देख सकते हो। हमारे पास जब भी इस तरीके से एक ड्रॉप होती है या बबल होता है तो यहाँ पर अंदर हमारे पास प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है, बाहर जितना भी प्रेशर होता है उससे ज़्यादा प्रेशर हमारे पास अंदर होता है। उस एक्सेस प्रेशर को हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं? देखो आप यहाँ पे अज्यूम करो कि इसको मैंने 2 हिस्सों में इस तरीके से बांट दिया, तो ये हमारे पास इस तरीके से इस तरीके से आपको हाफ हेमिस्फेयर दिखेंगे। अच्छा यहाँ पर क्योंकि सरफेस टेंशन लग रही है तो सरफेस टेंशन देखो इस एक हेमिस्फेयर को अगर मैं कंसिडर करूँ, जैसे ये हमारा एक हेमिस्फेयर आ गया है, इसमें सरफेस टेंशन का फोर्स कुछ इस जगह पूरी की पूरी लेंथ के अलोंग लग रहा होगा। ऑलराइट, यहाँ पर अब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इस F टोटल F की वैल्यू मैं बता सकता हूँ। फोर्स F इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू इसकी लेंथ। इसकी लेंथ कितनी है? अगर रेडियस r है तो वो जाता है 2 पाई r, राइट, 2 पाई r। ये तो लग रहा था फोर्स इस तरफ, लेकिन इस पे दूसरा फोर्स इस तरफ होना चाहिए जो होगा एक्सेस प्रेशर के कारण। देखो बाहर अगर हमारे पास P0 है तो अंदर हमारे पास होगा कुछ P0 प्लस डेल्टा P। तो ये P0 और P0 के कारण इस स्फीयर पे फोर्स बराबर लगने वाला है एक्स डायरेक्शन में। अगर बात करूँ इस डेल्टा P के कारण इस पे उल्टी डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगेगा ना, तो इस मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा P इंटू एरिया। अब एरिया कौन सा कंसिडर किया जाएगा? ये वाला एरिया। उस एरिया की जो वैल्यू होती है वो होती है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आप देखोगे r से r कट जाता है, पाई से पाई कट जाता है, और हमारे पास वैल्यू आती है डेल्टा P इज इक्वल टू 2t डिवाइडेड बाय r। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को फील करने की कोशिश करो। जब भी हमारे पास एक सरफेस होगी, एक सरफेस के अक्रॉस प्रेशर का डिफरेंस होता है और डिफरेंस होता है 2t अपॉन r। किस तरफ प्रेशर ज़्यादा होगा? जो कॉनकेव वाली साइड होगी, यानी बेसिकली अंदर की तरफ हमेशा प्रेशर ज़्यादा होगा। आपको ये चीज़ समझनी है क्योंकि सरफेस टेंशन उसको छोटा करने की कोशिश करती है। ऑलराइट, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर एक्चुअली हमारे पास 2 सर्फेसेस हैं। लेट से यहाँ पर था हमारे पास P0, तो इस बार अंदर होगा P0 प्लस डेल्टा P। इस केस में डेल्टा P की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी ट्वाइस ऑफ 2t अपॉन r, और यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है डेल्टा P इज इक्वल टू 4t अपॉन r।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इनको आप याद रखो, इनसे डायरेक्टली हम बहुत सारे सवाल कर पाएंगे। एक्सेस प्रेशर के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमारे पास एक्सेस प्रेशर कितना होता है, डेल्टा पी इज इक्वल टू 2T अपॉन आर, ये होता है पर सरफेस। ठीक, तो देखो मान लो हमारे पास एक बबल है और बबल के बाहर हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इस तरीके से। तो बबल के अंदर बीच में जहाँ पर हम एक सरफेस को क्रॉस करके आए हैं ना, अभी तक मैं सिर्फ एक सरफेस को क्रॉस किया है, फिर एकदम अंदर आ जाऊंगा तो मैं दो सरफेसेस को क्रॉस करता हूँ। अंदर तो मेरे पास हो जाता है पी नॉट प्लस 2 इंटू 2T अपॉन आर, यानी कि उसको मैं बोल सकता हूँ पी नॉट प्लस 4T अपॉन आर। और यहाँ बीच में हमारे पास प्रेशर होता है पी नॉट प्लस 2T अपॉन आर। तो हमें इस तरीके से लिखना आना चाहिए कि कब कहाँ पर किस तरीके से प्रेशर होगा। अच्छा, ये था सोप बबल इन द एयर। इसका उल्टा टाइप का भी केस होता है हमारे पास, एयर बबल इन वाटर। अब यहाँ पर देखो क्या होगा। पहली बात तो जब ऊपर से नीचे आते हैं तो प्रेशर किस तरीके से चेंज होता है, डेल्टा पी इज इक्वल टू रो जी एच, है ना। इससे इसको क्लब किया जा सकता है और कॉन्सेप्ट्स के साथ में। लेकिन अगर मैं सेम हॉरिजॉन्टल लेवल की बात करूँ, इसी हॉरिजॉन्टल लेवल पर अगर मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर मेरे पास है लेट से प्रेशर की वैल्यू पी नॉट, इस केस में अंदर कितना प्रेशर होगा, कितनी सरफेसेस हमने क्रॉस करी है। यहाँ पर देखो सिर्फ एक सरफेस है, यहाँ पे दो सरफेस थी, यहाँ पे सिर्फ एक सरफेस है। अंदर हमारे पास जो प्रेशर होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी पी नॉट प्लस 2T अपॉन आर। सिर्फ एक सरफेस को यहाँ पर कवर किया गया है, तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए किस तरीके से प्रेशर इंक्रीज होता है। हमेशा देखो जो कॉनकेव साइड है अंदर की तरफ, ये वाली साइड, उसमें प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि सरफेस टेंशन क्या करती है, छोटा करने की कोशिश करती है, एरिया कम करने की कोशिश करती है, तो उसको कंप्रेस कर रही होगी। यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, बाहर प्रेशर कम होगा। इफ़ टू सो बबल्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई आर कनेक्टेड बाय ए ट्यूब, तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, इनमें से क्या होने वाला है ये आपको बताना है। हमारे पास फॉर्मूला क्या यूज़ होगा, जब भी हमारे पास सोप बबल होता है तो जो चेंज इन प्रेशर होता है उसकी वैल्यू हो जाती है 4T अपॉन आर। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो सर्फेसेज होती हैं यहाँ पर, एक बाहर वाली एक अंदर वाली। अब इस इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कैसे आया? देखो बाहर हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेट से यहाँ पर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट। अगर हमारे पास यहाँ पर पी नॉट था तो इसके अंदर प्रेशर कितना हो जाएगा, इसके अंदर प्रेशर हो जाएगा पी नॉट प्लस 4T अपॉन आर, और इसके अंदर प्रेशर हो जाएगा पी नॉट प्लस 4T अपॉन स्मॉल आर, अगर इसका रेडियस आर है। अब यहाँ पर क्योंकि ये वाला रेडियस छोटा है तो इफेक्टिवली ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाती है, यानी इसके अंदर प्रेशर ज़्यादा है और इसके अंदर ज़्यादा प्रेशर है, तो फिर इफेक्टिवली हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ इस तरीके से हमारे पास एयर फ्लो होने वाली है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आ जाता है कि यहाँ पर ये वाली वैल्यू ज़्यादा है। अब सवाल आपके लिए, अगर इन सोप बबल्स की जगह हम रबर के बलून्स का यूज़ कर लेते तब क्या होता? थोड़ा सोचो और अपना आंसर कमेंट करो, या फिर आप एक्सपेरिमेंटली घर पे करके भी देख सकते हो। वीडियो में मज़ा आ रहा है तो पूरा का पूरा वीडियो देख लो। कंप्लीट कोर्स इज़ अवेलेबल, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। सिर्फ 40 क्लासेस में पूरा का पूरा कंप्लीटली फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को लिया गया है ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। एक कोर्स कर लोगे तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी सिर्फ 40 क्लासेस के थ्रू। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, आ जाओ, हम मिलेंगे पूरे पूरे कोर्स में।